हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है माइंड हंटर। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक मर्डर के पीछे किलर की 3 चीज़ें देखी जाती हैं: मीन्स, मोटिव और अपॉर्चुनिटी। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। अब एक किलर की साइकोलॉजी को समझना भी ज़रूरी है। तो एक नई इनोवेटिव फील्ड को इसमें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं 2 FBI एजेंट्स। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ को दिखाया गया था 2017 से 2019 के बीच में और इसमें टोटल 2 सीजन्स है और मात्र 19 एपिसोड्स। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है जो पेनहॉल और ये सीरीज़ एक ट्रू क्राइम बुक पर बेस्ड है जो 1995 में पब्लिश हुई थी और उस बुक का नाम था माइंड हंटर इनसाइड द FBI's एलीट सीरियल क्राइम यूनिट और उसको लिखा था जॉन E. डगलस और मार्क ऑल्शेकर ने। सो आइए थोड़ा सा इस सीरीज़ के बारे में समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो FBI में एक यूनिट है बिहेवियरल साइंस यूनिट और इसी के फाउंडेशन की कहानी काइंड ऑफ इसमें दिखाई गई है। इसको फाउंड किया गया था लेट 1970s में और यहीं से शुरुआत हुई थी क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की। अब ये बिहेवियरल साइंस यूनिट को किस पर्पस के लिए बनाया गया था? तो एक्चुअली 1970s में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट, मर्डर्स और सीरियल किलर्स बढ़ रहे थे। तो उन्हीं के बिहेवियर को समझने के लिए इस यूनिट को बनाया गया था। इस यूनिट का मेन काम है क्रिमिनल्स को पकड़ने का। ऑब्वियसली वो कैसे सोचते हैं और जो भी वो कर रहे हैं यानी कि रेप या मर्डर्स, वो क्यों कर रहे हैं। अब देखा जाए तो उस समय में कोई ऐसी बात करता तो वाकई में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि अरे क्रिमिनल्स मर्डर क्यों कर रहे हैं या किस वजह से कर रहे हैं या उनका मोटिवेशन क्या है। इससे पुलिस या FBI को क्या लेना देना, उनका काम तो बस क्रिमिनल्स को पकड़ने का है। लेकिन जब एक FBI एजेंट ने इस बात को उठाया कि हमें क्रिमिनल्स की सोच यानी कि साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, तभी हम ये क्राइम्स कम कर पाएंगे या फिर क्रिमिनल्स को पकड़ने में इससे मदद मिलेगी, तब FBI के काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर जब उस एजेंट की वजह से 1-2 केसेस सॉल्व हुए जो उस वक्त चल रहे थे, जैसे कि सीरियल किलिंग्स के या रेप के, तब FBI वालों को भी लगा कि हमें इसके लिए एक अलग ही यूनिट बनानी चाहिए। इस प्रकार बिहेवियरल साइंस यूनिट एग्जिस्टेंस में आया। अब इस यूनिट का मेन काम है क्रिमिनल प्रोफाइलिंग। ये क्या होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग जनरली एक इन्वेस्टिगेटिव स्ट्रेटजी है जिसे काफ़ी सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यानी कि कानूनी एजेंसीज यूज़ करती हैं क्रिमिनल को पहचानने और उसे पकड़ने के लिए। और जनरली जब सीरियल किलिंग्स होती है तब खासकर इसका काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि किसी भी क्राइम सीन को एनालाइज करके ये पता लगाया जा सकता है कि पर्टिकुलर क्राइम एक ही बंदा कर रहा है और अगर एक ही बंदा कर रहा है तो उसे फिर सीरियल किलर कहते हैं। इसमें जनरली किसी भी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसके बेसिस पर एक ओवरऑल पर्सनैलिटी का पता चल जाता है कि इंडिविजुअल कैसा होगा। और ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ क्राइम करने के मेथड या क्राइम सीन को डिटेल्ड स्टडी करने के बाद। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग या साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग में किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल, इमोशनल और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश की जाती है। इसको मैं ऐसे शब्दों में समझा नहीं सकता, बट फिर भी कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल से समझाने की। तो हम बात करते हैं एक सीरियल किलर की। तो मान लीजिए कि एक शहर में फ्रीक्वेंटली कुछ समय में मर्डर्स हो रहे हैं लड़कियों के, और उन लड़कियों की उम्र 18 से 25 साल के बीच की है। और जब भी पुलिस या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी क्राइम सीन पर पहुंचती है तो देखती है कि उनकी बहुत बेरहमी से हत्या की गई है। तो इससे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि किलर के दिमाग में 18 से 25 साल के लड़कियों के लिए नफरत बैठी हुई है। अब सवाल यह आता है कि क्या वो रैंडम किलिंग्स कर रहा है यानी कि किसी भी 18 से 25 साल की लड़कियों को मार रहा है या फिर कुछ पर्टिकुलर लड़कियों को ही मार रहा है।
अगर तो मरी हुई लड़कियों के बीच में कोई कॉमन लिंक निकल आता है कि जैसे आपस में सभी फ्रेंड्स हैं, या वो सभी एक ही कॉलेज में जाती हैं, या एक ही एरिया से बिलोंग करती है, तब तो पुलिस को थोड़ा क्लू हो जाता है और फिर वो इन्वेस्टिगेशन उसी के हिसाब से शुरू करते हैं। जैसे उनके और फ्रेंड से बात करेंगे या आसपास के इलाके में सस्पिशियस पर्सन से पूछताछ करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। अगर लड़कियों में कनेक्शन नहीं निकला तो फिर उसके क्राइम करने के तरीके पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि जैसे उसने लड़कियों को बहुत बेरहमी से मारा है और जो घाव के निशान है वो कहाँ कहाँ पर दिए हैं, ये सब फॉरेंसिक से पता चल जाता है। तो किलर लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड, या किलर की हाइट कितनी है वगैरह वगैरह। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि किलर थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल है और वो शायद किसी वजह से यंग लड़कियों से नफ़रत करता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया ही। अब एक एग्जांपल सुनिए कि ये सीरियल किलर सोचते कैसे हैं। तो जैसे एक लड़का होता था जो अपनी बहन से बहुत नाखुश था क्योंकि उसकी बहन, जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल की थी, वो हमेशा लड़कों के साथ घूमती रहती थी, जबकि वो लड़का अपनी बहन को मना करता रहता था कि उसको ऐसे रात रात भर बाहर नहीं घूमना चाहिए। एक दिन उसकी बहन का रेप हो गया और वो मर गई। अब ऐसे केस में आप सोचेंगे कि उसके भाई को बदला लेना चाहिए था उन लड़कों से, या फिर अगर ये सीरियल किलर बनेगा भी तो ऐसे लड़कों को ढूंढ के मारेगा जो आए दिन लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। लेकिन चूंकि ये लड़का थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल है तो उसको इसमें भी अपनी ही बहन की गलती दिखती है। इसलिए वो फैसला लेता है कि जिन लड़कियों को वो अकेले बहुत लड़कों के साथ घूमते हुए देखेगा वो उन लड़कियों को ही मार डालेगा, क्योंकि उसके हिसाब से लड़कियों की ही गलती है उन लड़कों के साथ घूमने में। जी हाँ, ऐसा ही दिमाग होता है सीरियल किलर्स का। उनके मन में कुछ भी चलता है और वो उन मर्डर्स को पूरी तरह से अपने दिमाग में जस्टिफाई करके चलते हैं। इसलिए उन्हें दुख या रिग्रेट फील भी नहीं होता है मर्डर्स करने के बाद, वो उसको बिल्कुल सही मानते हैं। कुछ केसेस में सीरियल किलर सही भी होते हैं, मतलब सही नहीं होते हैं, लेकिन मर्डर्स का रीज़न थोड़ा सा जस्टिफाइड होता है। जैसे उन्होंने बचपन में अगर बहुत अब्यूज़ सहा है अपने पिता द्वारा, तो वो बड़े होके जिस भी फादर को देखते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो वो उनका मर्डर कर देते हैं। लेकिन ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कोई पिता एक नॉर्मल वे में अपने बच्चों को डांट रहा है, लेकिन अगर उस सीरियल किलर ने उसे देख लिया तो वो उसका मर्डर कर देगा, जबकि बच्चों को वो एज सच अब्यूज़ भी नहीं करता था। एनीवे, आप सीरीज़ देखिए तब आपको और समझ में आएगा। अच्छा, एक बात और, इस बुक के जो राइटर हैं जॉन ई डगलस, वो खुद FBI में काम कर चुके हैं और उन्होंने काइंड ऑफ बिहेवियरल साइंस यूनिट की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने समय में बहुत सारे सीरियल किलर्स का इंटरव्यू किया था उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए, और बहुत सारे केसेस उन्होंने सॉल्व भी किए थे। इसलिए ये सीरीज़ काइंड ऑफ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है, तो आपको इस सीरीज़ को देखने में और भी मज़ा आएगा। तो आइए अब थोड़ा सा बेसिक प्रेमिस की बात कर लेते हैं। इस सीरीज़ में 2 एजेंट्स मेन लीड में हैं जिनके नाम है होल्डन फोर्ड और बिल टेंच, और इनके साथ है एक साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम है वेंडी कार। ये लोग फ़िलहाल के लिए FBI की बिहेवियरल साइंस यूनिट को संभालते हैं और ये तीनों मिलकर एक रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जिसमें ये लोग जेल में जा के सीरियल किलर जो पकड़े गए हैं उनका इंटरव्यू लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो क्यों किया, उसके पीछे उनका मोटिवेशन क्या था। देखिए, मीन्स, मोटिव और अपॉर्चुनिटी से ये अलग एक फोर्थ एस्पेक्ट है। मोटिव और मोटिवेशन में कंफ्यूज मत होइए। मोटिव एकदम साफ साफ होता है कि फ़लाने ने मुझे धमकी दी या उसने मेरे साथ कुछ गलत किया इसलिए फ़लाने ने फ़लाने को मार दिया, बट मोटिवेशन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। खैर, आप सीरीज़ देखेंगे और ख़ासकर सीरियल किलर्स के इंटरव्यू को देखेंगे तो समझ जाएंगे। अच्छा, एक बात और, इस सीरीज़ में सीरियल किलर्स के एक्शंस को जस्टिफाई नहीं किया गया है। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल गलत किया, बट उसके पीछे उनका मकसद क्या था या कारण क्या था वो बताने की कोशिश की गई है। अच्छा, जब ये लोग इंटरव्यू करते थे तो सीरियल किलर से जो भी नॉलेज इन्हें मिलती थी उसे ये लोग करंटली जो केसेस चल रहे हैं उसमें अप्लाई करते थे ताकि क्रिमिनल को जल्द से जल्द और आसानी से पकड़ सके। फर्स्ट सीजन में कवर किया है 1977 से 1980 तक के समय को, जब FBI में जस्ट शुरुआत हो ही रही थी क्रिमिनल प्रोफाइलिंग या क्रिमिनल साइकोलॉजी की।
इसमें दिखाया गया है एडमंड कैम्पर नाम के सीरियल किलर को, जिसको फोर्ड और टेंच जेल में जाके इंटरव्यू करते हैं और वो इनकी बहुत मदद करता है ये समझने में कि एक सीरियल किलर का दिमाग किस तरह से काम करता है। और भी जो सीरियल किलर्स का ये लोग इंटरव्यू करते हैं उनके नाम है मॉन्टी रिसेल, जेरी ब्रूडोस, रिचर्ड स्पेक और डेनिस रेडर उर्फ बीटीके। तो जनरली एपिसोड्स में होता क्या है, होल्डन फोर्ड और बिल टेंच अमेरिका में कई स्टेट्स में जा जाके सीरियल किलर्स का इंटरव्यू करते हैं उनके माइंड को समझने के लिए, और साथ ही साथ कोई ना कोई सीरियल किलिंग वाला केस भी चलता रहता है साइमल्टेनियसली, जिसमें फोर्ड और टेंच असिस्ट भी करते हैं। तो उनको इन इंटरव्यू से काफ़ी मदद भी मिलती है। आपको सुनने में सिंपल सी सीरीज़ लग रही होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर है इसमें। इंटरव्यूज़ आपको लग रहे होंगे कि बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप सुनेंगे उन इंटरव्यूज़ को आपके खुद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप किलर्स की टेस्टिमोनी सुन के खुद हैरान हो जाएंगे। और साथ में जो केसेस चल रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी बहुत मस्त तरीके से आपको कुर्सी से बांधे रखेगी। इतनी इंटेंस इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। बल्कि कई इंटरव्यूज़ में इन लोगों को इस बात का आभास होता है कि कई सीरियल किलर्स काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और उनको इस बात का पता था कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको अपने दिमाग में जस्टिफाई कर लिया था। और उन लोगों के मेथड्स बहुत ही अनयूजुअल लेकिन ब्रिलियंट होते थे किसी भी मर्डर को एग्जीक्यूट करने में। एनीवे, आप बस सीरीज़ देखिए तभी आपको और समझ में आएगा। सेकेंड सीजन में 1980 से 1981 का समय दिखाया गया है। इसमें फोर्ड और टेंच 1979 से 1981 के बीच में हुए एटलांटा मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसमें 28 लोगों का मर्डर हुआ था और उनमें मोस्टली बच्चे ही थे। अच्छा हाँ, एक ज़रूरी बात तो बताना ही भूल गया, इसमें जितने भी सीरियल किलर्स को दिखाया गया है वो अमेरिका के असली सीरियल किलर्स पर बेस्ड है। एनीवे, एटलांटा वाले मर्डर्स भी असली इवेंट्स पर आधारित हैं और इसमें वेन विलियम्स नाम का आदमी पकड़ा गया था उस समय। लेकिन मज़े की बात सुनिए, इस आदमी पर 2 आदमियों की हत्या का केस चला था और उसी के हिसाब से सज़ा हुई थी, लेकिन इस पर उन बच्चों को मारने का इल्ज़ाम नहीं लगा था। तो उस वक्त काफ़ी सारे सिटीजन्स ने इसका विरोध किया था कि वेन विलियम्स का ट्रायल बच्चों के मर्डर्स के बेस पर भी होना चाहिए, बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं हुआ। इसमें और भी बहुत सारे मर्डरर्स को दिखाया गया है, जैसे कि डेविड बर्कोविट्स, विलियम पियर्स जूनियर, एल्मर वेन, हेनली जूनियर, चार्ल्स मैनसन वगैरह वगैरह। ये लेट 1970s और अर्ली 1980s के बहुत ही कुख्यात सीरियल किलर्स थे अमेरिका में। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। इस शो को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इसके प्रोड्यूसर्स हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स रहे हैं, जैसे कि चार्लिस थेरॉन, डेविड फिंचर वगैरह वगैरह। डेविड फिंचर इसमें बहुत इन्वॉल्व भी थे। ये शो लेकिन अचानक से कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि डेविड फिंचर अपने किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने 3rd सीज़न में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया और इसको 2 सीजन्स के बाद ही कैंसिल करना पड़ा। ओवरऑल सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, एक्टिंग सभी की लाजवाब है और सीरियल किलर्स के इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि जो इंटरव्यू सीन्स शूट किए गए हैं वो सीरियल किलर्स के साथ एक्चुअल इंटरव्यूज़ पर बेस्ड है, बल्कि कई डायलॉग्स तो वर्ड टू वर्ड बिल्कुल एक्चुअल इंटरव्यू से ही उठाए गए हैं। दूसरा फैक्ट ये कि होल्डन फोर्ड और बिल टेंच रियल लाइफ FBI एजेंट्स पर बेस्ड हैं, जिन्होंने क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की शुरुआत की थी 1970s में, और उनके नाम है जॉन E. डगलस और रॉबर्ट K. रेसलर। और जॉन डगलस आपको पता ही है कि वही माइंड हंटर बुक के ऑथर हैं। तीसरा फैक्ट ये कि चार्लिस थेरॉन और डेविड फिंचर ने इसी प्रोजेक्ट को HBO को 2009 में प्रपोज किया था, बट कुछ हुआ नहीं और फिर 8 साल बाद इसे नेटफ्लिक्स पर दिखाया गया था। हाँ, ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अब एक मस्त इंसिडेंट सुन लीजिए रिव्यू ख़त्म करने से पहले। तो जो रियल लाइफ FBI एजेंट है जिनका नाम है रॉबर्ट K. रेसलर, जिन पर बिल टेंच का किरदार बनाया गया है, उनके साथ क्या हुआ था सुनिए। ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। तो रॉबर्ट K. रेसलर एक सीरियल किलर जिसका नाम एडवर्ड कैम्पर है, उसका इंटरव्यू लेने गए थे। तो गार्ड्स ने क्या किया कि रॉबर्ट को एडवर्ड के साथ अकेले छोड़ दिया एक सेल के अंदर, ताकि वो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें।
मीटिंग खत्म होने के बाद रेसलर ने एक बटन दबाया जिससे कि एक गार्ड आके सेल खोल सके, लेकिन कोई भी गार्ड नहीं आया काफ़ी देर तक। तो रेसलर थोड़ा सा नर्वस होने लगा। ऑब्वियसली एक सीरियल किलर के साथ अकेले एक सेल में। एनीवे, जब एडवर्ड ने देखा कि रेसलर थोड़ा सा नर्वस हो रहा है तो वो उससे बोला कि अगर मैं अभी इस वक्त सेल के अंदर तुम्हारा बेरहमी से कत्ल कर दूं और तुम्हारे सर को काट के उससे गार्ड का वेलकम करूं तो कैसा रहेगा? तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जब रेसलर को लगा कि सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही है तो उसने एक भी हॉस्टेज नेगोशिएशन टेक्निक इस्तेमाल करने का नहीं सोचा। दरअसल रेसलर एक हॉस्टेज नेगोशिएटर था। हॉस्टेज नेगोशिएटर वो होता है जो किडनैपर्स के साथ नेगोशिएट करता है एक हॉस्टेज सिचुएशन में। यानी कि अगर किसी क्रिमिनल ने एक बंदे या बहुत सारे लोगों को हॉस्टेजेस बना रखा है तो इस सिचुएशन में उस क्रिमिनल से नेगोशिएट करने के लिए और उसकी डिमांड्स पूरी करने के लिए एक हॉस्टेज नेगोशिएटर स्पेशली आता है, जो कि सिचुएशन को थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर सके और क्रिमिनल को शांत भी करा सके और वो किसी हॉस्टेज को मारे नहीं उसका भी ध्यान रख सके। तो रेसलर इसी में एक्सपर्ट है। लेकिन अब जब वो खुद हॉस्टेज वाली सिचुएशन में आया तो उसने डिसाइड किया कि वो एक भी हॉस्टेज नेगोशिएशन टेक्निक यहाँ नहीं इस्तेमाल करेगा, बल्कि उसने एडवर्ड को बोलते रहने दिया और उसे टोका नहीं एक बार भी। तभी थोड़ी देर में एक गार्ड आ गया और उसने फिर रेसलर को बाहर निकाला, लेकिन कैंपर का कहना था कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। एनीवे, इसके बाद से रेसलर ने एक प्रोटोकॉल बना दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी क्रिमिनल का इंटरव्यू लेने आएगा तो वो कभी भी क्रिमिनल के साथ अकेले नहीं रहेगा, उसके साथ इंटरव्यू में एक गार्ड हमेशा रहेगा। तो ये था रियल लाइफ इंसिडेंट। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8.6, जिसे रेट किया लगभग 3,34,000 लोगों ने, और ये टॉप 250 टीवी शोज़ में भी आता है IMDb में, और इसका रैंक है 147। मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त सीरीज़ है ये, और ख़ासकर सीरियल किलर्स के इंटरव्यूज़ तो बहुत ही लाजवाब है। एनीवे, आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।